नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हिंदी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं पूरा प्रयास करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो अगर हिंदी समझ में आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कर दें। तो कल मैंने व्यंजन के बारे में कुछ चर्चाएं की थी। व्यंजन के बारे में बताया था स्पर्शी व्यंजन जो कि 25 होते हैं, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन 4 होते हैं और जो ऊष्म व्यंजन है वह भी 4 होते हैं। तो टोटल व्यंजनों की संख्या बताई थी 33। 11 स्वर, 2 अयोगवा और 33 व्यंजन। आज उन्हीं व्यंजनों के बारे में चर्चाएं करेंगे। अगला प्रकार रहेगा हमारा व्यंजन। तो जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। तो अगला जो प्रकार रहेगा हमारा वह रहेगा घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, या कह सकते हैं प्रकार बी, घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है अघोष व्यंजन और दूसरा प्रकार है सघोष व्यंजन। अब जो कुल 33 व्यंजन होते हैं उनका जिक्र किया था इससे पहली क्लास में, तो आज फिर देखेंगे उन्हीं 33 व्यंजनों को। सघोष या अघोष व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। इस प्रकार से हमने क वर्ग का ये 5 व्यंजन लिख दिए हैं, क ख ग घ य। तो जैसे हम बोलते हैं का से कबूतर, खा से खरगोश, इस प्रकार से नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ककार, खकार, गकार, गकार और ड़कार। उसी प्रकार से चकार, झ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, य, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, स और हा। इन व्यंजनों की चर्चा हमने की थी कल इससे पहले वीडियो में। आज फिर देखेंगे कि घोष या कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, कितने घोष होते हैं, कितने अघोष होते हैं। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है घोष, घोष का मतलब होता है कंपन, घर्षण। कंपन के आधार पर, आधार इस प्रकार से हमने लिखा है आधार, और इस पर जो खड़ी पाई है ये शिरोरेखा है, ये बीच में कट हुई है, यानी इस प्रकार से धा बना हुआ है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी ये देना चाह रहा हूं कि जिस भी व्यंजन वर्ण पर जो ये गोल गुंडीनुमा आकृति बन जाती है उसके ऊपर से खड़ी पाई नहीं गुजरती है। जैसे कि यहाँ पर धा बना हुआ है, यहाँ पर भा बना हुआ है और यहाँ पर था बना हुआ है, इन पर शिरोरेखा नहीं गुजर सकती। अब जैसे यहाँ पर शिरोरेखा गुजार दें तो ये क वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा, और अगर इस पर शिरोरेखा गुजार दें तो ये पा से पकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी।
इसका वर्गीकरण यानी वर्गीकरण नंबर 1, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। और अगला प्रकार रहेगा सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। अघोष और सघोष का मतलब है, आ का मतलब होता है नहीं, घोष का मतलब कंपन, यानी जिस व्यंजन वर्णों में या जिस व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता है उन व्यंजन वर्णों को अघोष व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय अगर कंपन होता है उन व्यंजन वर्णों को सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं हम, जिन व्यंजन वर्णों का, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसे व्यंजन वर्णों को अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। सघोष में लिखेंगे, जिन व्यंजन वर्णों का, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है, ऐसे व्यंजन वर्णों को सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब पहली बात यह है कि ये कौन कौन से होते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न नहीं होता है ऐसे व्यंजन वर्णों को अघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है ऐसे व्यंजन वर्णों को सघोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब ये जो 33 व्यंजन वर्ण हैं इनमें से कौन कौन से सघोष होंगे और कौन कौन से अघोष होंगे। तो जो अघोष व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें हम कह सकते हैं, पॉइंट बना के, वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण। वर्ग के, ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग के प्रथम व द्वितीय वर्ण, यानी प्रथम ककार और द्वितीय खकार, यानी प्रथम और द्वितीय वर्ण ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रथम व द्वितीय अक्षर या वर्ण अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये 5 जो वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका पहला वर्ण और दूसरा वर्ण ये अघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण। अतः हम लिख सकते हैं इनकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो वर्गीय व्यंजन हैं उनमें से 10 जो वर्ण होते हैं ऐसे जो कि अघोष वर्ण होते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं, का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प,
और फा, ये 10 व्यंजन वर्ण अघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। अब ये तो वर्ग के हिसाब से बांट दिया हमने कि प्रथम और द्वितीय वर्ण ये अघोष व्यंजन वर्ण हैं, लेकिन यहाँ अंतःस्थ व्यंजन भी तो लिखे हैं। अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से वर्ण अघोष वर्ण होते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजन में ऐसे कोई वर्ण नहीं होते हैं जो कि अघोष व्यंजन वर्ण की श्रेणी में आ जाए। अब देखेंगे ये ऊष्मीय व्यंजन या सा 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 हा, इन 4 वर्णों में से कौन कौन से होते हैं? तो इन 4 वर्णों में से तीनों सा यानी सा 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 ये अब ये जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं ये अघोष नहीं होते हैं, तो आखिर में होते कौन हैं? अघोष नहीं होते हैं तो ये होते हैं सघोष व्यंजन वर्ण। कुल 4 यानी अंतःस्थ व्यंजन, टोटल अंतःस्थ व्यंजनों का जो ये वर्ण हैं ये सब सघोष व्यंजन होते हैं। और ये जो हा छूट गया है ये भी सघोष व्यंजन होता है। जितने वर्णों पर मैंने अंडरलाइन की है ये सभी वर्ण अघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं अघोष व्यंजन वर्णों की संख्या, इनकी संख्या 13 होती है। इनकी संख्या 13 होती है। कुल 13 अघोष व्यंजन वर्ण होते हैं जो कि वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण और सा सा ये 3 वर्ण और ये जो 10 वर्ण हैं टोटल मिला के 13 व्यंजन वर्ण ये अघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। अब देखेंगे सघोष व्यंजन वर्ण। जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है। कंपन उत्पन्न होता है। कंपन का मतलब ऐसा होता है कि जैसे वर्णों का उच्चारण करेंगे का, खा, ग, घ इस प्रकार करेंगे तो कंपन उत्पन्न होता है। तो का, खा, ग, घ या तो इस प्रकार से उच्चारित करेंगे तो इनमें कंपन उत्पन्न समझ में आता है। ग, घ या तो कंपन उत्पन्न हो रहा है। तो सघोष व्यंजन जो वर्ण हैं ऐसे कितने होते हैं? तो अब प्रथम और द्वितीय वर्ण अतः हम लिख सकते हैं वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, क्योंकि प्रथम और द्वितीय वर्ण जो हैं वह अघोष व्यंजन हो गए, तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण ये सघोष व्यंजन होते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं? तो जिन पर अंडरलाइन नहीं है वो सभी सघोष व्यंजन हैं। ग, घ, या, ज, झ, या, ड, ढ, ण, द, ध, न, व, भ, म। ये जो वर्ण हैं यानी वर्ग हैं उनके ये जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हैं जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया है, और जिन वर्णों पर अंडरलाइन नहीं है ऐसे जो वर्गीय व्यंजन हैं वह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब ये होते कितने हैं? टोटल सघोष व्यंजनों की संख्या अगर हम देखें तो 3 पंचे 15, 15 तो वर्गीय व्यंजन हो गए, और ये जो
अंतःस्थ व्यंजन है टोटल 4, ये भी होते हैं, और ये जो हा होता है ये भी होते हैं। यानी हम कह सकते हैं या, र, ल, व और हा, ये सभी सघोष व्यंजन होते हैं। और अगर हम स्वर की बात करें तो टोटल स्वर ये सघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं, स्वर भी सघोष होते हैं। स्वर जो हैं वह सघोष होते हैं। तो अगर 13 इधर हैं तो इधर कितने बचे होंगे? 15, 15 4 19 और 1 20, 20 तो व्यंजन वर्ण हो गए, 20 व्यंजन वर्ण हो गए सघोष। और जो 11 ये जो स्वर होते हैं ये भी सघोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसके बाद अगला प्रकार देखेंगे। अगला प्रकार देखेंगे अगला प्रकार देखेंगे अगला प्रकार देखेंगे प्राणवायु प्रकार सी। प्राणवायु या मुख से बाहर निकलने वाली वायु के आधार पर, प्राणवायु या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर, प्राणवायु या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अब जो प्राणवायु है या मुख से जो हवा निकलती है इसके आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो इसके आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण और नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। यहाँ जो प्राण लिखा हुआ है, प्राण का मतलब होता है वायु, यानी जो मुख से कोई वर्णों का उच्चारण करते हैं तो वायु निकलती है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, महा का मतलब होता है बहुत सा। अगर थोड़ी सी वायु मुख से निकलती है तो उन वर्णों को हम कह देते हैं अल्प प्राण वर्ण, और ज़्यादा वायु निकलती है अगर मुख से तो उन्हें कह देते हैं महाप्राण वर्ण। जैसे हम व्यंजन वर्णों को बोल करके देखेंगे, क, ख, इस प्रकार से हम जो वायु है उसका आवाहन करेंगे यानी महसूस करेंगे तो बोलेंगे क, ख, ग, घ, या। तो हमें पता चल रहा है कि जब जैसे ही हम पहला वर्ड बोलते हैं यानी का बोलते हैं तो इसमें कम वायु निकलती है, तो जैसे ही खा का उच्चारण करते हैं तो इसमें का से अधिक वायु महसूस होती है। उसी प्रकार से गा अगर हम बोलेंगे, गा का उच्चारण करेंगे तो कम वायु निकलती है, और घा का जैसे ही उच्चारण करते हैं तो मित्रों ज़्यादा वायु निकलती है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण है
वह अल्पप्राण वर्ण है और द्वितीय और चतुर्थ वर्ण है वह महाप्राण वर्ण है। अतः हम कह सकते हैं प्राण या वायु के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण दो भागों में बट गया। अल्पप्राण में लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा या वायु निकलती है ऐसे वर्णों को अल्पप्राण कहते हैं। और महाप्राण में लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा हवा या वायु निकलती है ऐसे व्यंजन वर्णों को महाप्राण कहते हैं। तो जैसे मित्रों अभी हमने बताया कि वर्गीय यानी वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण और वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण इस प्रकार से बांट देंगे। और जिस पर अंडरलाइन कर रहे हैं ये का, गा, या, चा, जा, या, टा, डा, णा, ता, दा, ना, पा, वा, मा ये वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन में यानी वर्ग के प्रथम कौमा तृतीय तथा पंचम वर्ण वर्ग का प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण जो है वह अल्पप्राण है जैसे का, गा, या, चा, जा, या, टा, डा, अड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा ये वर्गीय व्यंजन है। वर्गीय व्यंजन को उठा करके हमने अल्पप्राण की श्रेणी में लिख दिया है। जैसे कि हमने बोला है वर्गीय व्यंजन प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण जो हैं वह अल्पप्राण होते हैं और द्वितीय वर्ण चतुर्थ वर्ण यह महाप्राण होते हैं। अतः इसमें लिख सकते हैं हम कि वर्ग के द्वितीय कौमा चतुर्थ वर्ण ये महाप्राण होते हैं। जिन वर्णों पर अंडरलाइन नहीं है वह सभी वर्ण महाप्राण हैं। जैसे खा और घा तो इनमें लिख देंगे खा, घा, छा, जा, ठा, डा, था, धा, फा, भा इस प्रकार से वर्ग के प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण
अल्प प्राण होते हैं और वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ये महाप्राण होते हैं। इसके बाद जितने भी अंतःस्थ व्यंजन होते हैं ये तो स्पर्शी व्यंजन हो गए या वर्गीय व्यंजन हो गए। जो ये अंतःस्थ व्यंजन लिखे हुए हैं ये सभी यानी चारों अंतःस्थ व्यंजन ये अल्प प्राण होते हैं। या, रा, ला, वा सभी अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा सभी अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा अल्प प्राण इस प्रकार से बांट दिए। और जितने भी स्वर होते हैं सभी स्वर यानी जो 11 होते हैं वह भी अल्प प्राण होते हैं। सभी जो स्वर हैं वह भी अल्प प्राण होते हैं। अब इनकी काउंटिंग करेंगे तो 1, 2 यानी 2 पंचे 10, 10 और 3 13। 13 जो व्यंजन वर्ण हैं वह अल्प प्राण होते हैं। 13 और 11 ये सभी स्वर भी अल्प प्राण होते हैं। अब महाप्राण देखेंगे। अगर ये अंतःस्थ व्यंजन जो हैं वह अल्प प्राण होते हैं तो ऊष्मीय व्यंजन कौन होते हैं? अब यहाँ से देखेंगे अगर अंतःस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं तो ऊष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं? तो मित्रों ऊष्मीय व्यंजन ये महाप्राण होते हैं। इनको उच्चारण करते समय या इनका उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा भारी मात्रा में वायु या हवा मुख से बाहर निकलती है तो इन्हें महाप्राण की श्रेणी में लिख दिया जाता है। अतः लिख देंगे सभी ऊष्मीय वर्ण श, स, सा और हा। श, स, सा और हा ये सभी ऊष्मीय वर्ण महाप्राण होते हैं। सभी ऊष्मीय वर्ण महाप्राण होते हैं। अब इनकी काउंटिंग करेंगे तो 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3, 3 पंचे 15 यानी 15 और 4 19, 15 और 4 19, 19 व्यंजन वर्ण ये अल्प प्राण होते हैं। जबकि 1, 2, 2 पंचे 10, 10 और 4 14, 14 वर्ण महाप्राण होते हैं। 14 वर्ण महाप्राण होते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों आज हमने आप लोगों को बताया कि जो व्यंजन वर्ण हैं उनकी जो प्राणवायु या मुख से निकलने वाली वायु के आधार पर इन व्यंजनों का या वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो इनका 2 प्रकार से करते हैं, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण और महाप्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण का मतलब ये होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से अगर कम मात्रा में हवा निकलती है, वायु निकलती है तो उसे कह देते हैं अल्प प्राण, और अगर ज़्यादा मात्रा में वायु निकलती है उसे कह देते हैं महाप्राण। जैसे बोलेंगे क, खा, तो खा जैसे ही बोलते हैं तो ज़्यादा वायु निकलती है का के स्थान से, तो ये महाप्राण हो गया। ग, घा, तो इस प्रकार से प्रथम
तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है वह अल्पप्राण होता है। द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। अब अंतःस्थ व्यंजन यार अलावा को बोल के देखेंगे, या र ला वा, तो कम वायु निकल रही है। इसका मतलब ये है कि ये अल्पप्राण वर्ण है। और अगर ज़्यादा वायु निकल रही है जैसे श स स हा, तो इस प्रकार से ये महाप्राण हो गए। तो सभी ऊष्मीय व्यंजन वर्ण महाप्राण होते हैं, सभी अंतःस्थ व्यंजन वर्ण ये अल्पप्राण होते हैं। अब अगर क्वेश्चन आ जाए इसमें कि सभी स्वर महाप्राण होते हैं या अल्पप्राण होते हैं, तो हम लोग टिक करेंगे कि ये अल्पप्राण होते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए कम वायु मुख से निकलती है, तो ये अल्पप्राण वर्ण हो गए। और इसके पहले हमने बताया घोष या कंपन के आधार पर व्यंजन वर्णों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं, सघोष वर्ण या अघोष वर्ण। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलते हैं अगले वीडियो की ओर, तब तक के लिए नमस्कार।